ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, लेकिन इस बार कोई टॉपिक लेकर नहीं। हाँ, हम दो महान इतिहासकारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि अर्पित केवल उनके प्रति आंसू बहाकर नहीं। वी हैव नॉट टू सिंपली शेड टीयर्स। हमें याद करनी है उनके रुतबा को, उनके एकेडमिक रुतबे को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, और किस प्रकार से इन्होंने ये हिस्टोग्राफी रूपी इस डीप ओशन में अपने आइडियोलॉजी की धार दी है, कैसे इन्होंने हिस्ट्री को समृद्ध बनाया है, इनका क्या स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है। पर्टिकुलरली आप जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, चाहे वो आप यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज, उसमें आप एक खास बुक्स को फॉलो करते हो। उन बुक्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपके पूरे एकेडमिक व्यू को बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है, इन सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके पास वक्त की कमी होती है, मैं मानता हूं, लेकिन वह क्षतिपूर्ति हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमें जब तक आपको इतिहास लेखन की समझ नहीं होगी, तब तक क्वेश्चंस पर वास्तविक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो भी हमें ध्यान रखना है। एक आपने कहावत सुनी होगी, एक प्रसिद्ध विद्वान हैं जिनका नाम है आर्थर शोपेनहावर। उन्होंने कहा कि द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द थिंग इज असेस्ड थ्रू द लॉस ऑफ द थिंग इटसेल्फ। किसी चीज की क्या महानता है, उसका क्या वैल्यू है, वे हम तब समझ पाते जब हम उसे खो देते हैं। संयोग से 2021 के बिगिनिंग में हमने दो महान इतिहासकारों को खोया है। एक है बड़े एंशिएंट हिस्ट्री में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन डी.एन. झा, जिनसे शायद आप सभी लोग वाकिफ होंगे। दूसरे हिस्टोरियन जिसका नाम मैं बता रहा, उसे शायद आप वाकिफ नहीं होंगे, क्योंकि इतने हाईलाइटेड नहीं रहे हैं, परंतु इनका मेडिवल हिस्ट्री पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, आज मैं बताऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाए। ये हिस्टोरियन है सुनील कुमार। अब इन दोनों के फोटोग्राफ से मैं आपको परिचय कराता हूं। ये है द हिस्टोरियन डी.एन. झा, द्विजेंद्रनाथ झा आपने नाम सुना होगा, और द्विजेंद्र नारायण झा, और ये सुनील कुमार 1956-2021 तक। मतलब ये तो अभी इनका तो खैर ये इन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एकेडमिकली एक्टिव थे। और ये जो सुनील कुमार हैं, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और अभी वर्किंग थे। इन्हें भी बहुत कुछ करना था, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था, ये समय से पहले थोड़ा गुजर गए। आज हम दोनों के कंट्रीब्यूशन पर आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। जैसे देखिए, पहले हम डी.एन. झा महोदय को लेते हैं, जिन्होंने बहुत ही एकेडमिकली बहुत चर्चित रहे हैं, और अलग अलग स्कॉलर्स इन्हें अलग रूपों में जानते रहे हैं। सीनियर्स के लिए जैसे बी.डी. चट्टोपाध्याय थे, या लेट सब्यसाची भट्टाचार्य थे, तो ये इन्हें प्रायः कहते थे, द्विजेंद्र का बोलते थे, और जो बाकी कोलिग्स थे वो झा साहब बोलते थे, और जो जूनियर्स हैं वो उनको द्विजेंद्र दा बोलते थे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कोई भी हिस्टोरियन का अगर इवैल्यूएशन करना है, या कोई भी पब्लिक फिगर है कि वो कितने महान हैं, उनका क्या ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, तो तीन चीज़ों पर उनका मूल्यांकन हम करें। पहला है इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग। पहला हम कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग। इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग। दूसरा है एक्टिविज्म एंड कंट्रीब्यूशन। एक्टिविज्म एंड कंट्रीब्यूशन, ये कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं इसका हिंदी शब्द बोल देता हूं। इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग मतलब उनका बौद्धिक स्तर क्या है,
मतलब वाकई में उनका ज्ञान का स्तर यह है जो विषय के साथ इंसाफ कर पाए, न्याय कर पाए। तो पहली जरूरत ये होती है। दूसरी होती है एक्टिविज्म एंड कंट्रीब्यूशन। एक्टिविज्म एंड कंट्रीब्यूशन मतलब उस फील्ड में वो कितने एक्टिव रहे हैं। और एक स्कॉलर होना और चीज है, लेकिन आपका कितना योगदान रहा है उस विषय के प्रति, उस डिसिप्लिन के प्रति, हिस्ट्री डिसिप्लिन को आपने कितना आगे बढ़ाया है। और तीसरा फैक्टर आता है जिसको कहते हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व। तो हम पहले डी.एन. झा के इन 3 आधार पर हम एज ए हिस्टोरियन एंड एक सोशल एक्टिविस्ट एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल हम इवेल्युएशन करेंगे। पहला है उनका बौद्धिक स्तर, दूसरा है उनका विषय के क्षेत्र में क्या बौद्धिक योगदान वाकई में रहा है, और तीसरा उनका सामाजिक दायित्व कैसा रहा है। वह केवल एक बुद्धिजीवी को, एक बुद्धिजीवी जब सामाजिक दायित्व को निभाने आता है तो उसका सही मूल्यांकन होता है। नहीं तो आजकल की शिक्षा पद्धति का एक बड़ा दोष यह होता है कि लोग अपने मेक बिलीव वर्ल्ड में, पुस्तकों की दुनिया में जीते हैं, और पुस्तकों का संसार और व्यावहारिक संसार के बीच की खाई नहीं पाटी जाती है। ये अब कह सकते हो कि हमारी शिक्षा पद्धति की भी अपनी कुछ सीमा होती है। तो मुझे इसी पर गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गई कि उदरम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के तुम हो गए बिस्तर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। दुखों का दागों का तमगो सा पहना दिन रात, अपने ख्यालों में रहना, असंग बुद्धि अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलधर। तो ये जो शब्द हैं ये अधिकतर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के वास्तविक जीवन का बयां करते हैं। लेकिन ये इन्होंने किस तरह से इन तीनों को निभाई, तो पहले चलते हैं, मैं उनके बौद्धिक स्तर का ज्ञान कराता हूं आपको। जब बौद्धिक स्तर की बात है तो सबसे पहले उनकी इस फैक्टर को देखेंगे तो ये है, आप इनको कह सकते हैं मार्क्सवादी इतिहासकार। मार्क्सवादी इतिहासकार। अब मुझे लगता है कि मेरे कुछ अगर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हिस्टोग्राफी के इस करंट से वाकिफ नहीं होंगे, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, तो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स में देने की गुंजाइश तो नहीं, आप समझ सकते हो, मैं थोड़ा सा उसकी झलक दे देता हूँ ताकि आप उसे समझ सको कि भाई मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या होता है। तो देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया है, कोई अगर आपको एक वाक्य में पूछे इतिहास क्या है तो आप बताएंगे कि इतिहास का अर्थ होता है परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। लेकिन आप जब चेंज को रेखांकित करते हो तो चेंज को देखने का नजरिया क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर 5 लोग, अगर मैं कहूं कि 2020 में जो जो परिवर्तन हुआ उस पर नजर डालिए, और मैं 5 बुद्धिजीवियों से पूछूं तो वह परिवर्तन के अलग अलग तत्व बताएंगे, क्योंकि उनकी निगाह कहाँ है उस पर निर्भर करती है। तो मार्क्सवादियों से पहले जो इतिहास लेखन होता था, इतिहासकार, उसमें राजवंश, शासक, युद्ध, वॉर एंड डिप्लोमेसी, डायनेस्टी, रूलर, वॉर एंड डिप्लोमेसी, युद्ध एवं कूटनीति, युद्ध एवं कूटनीति, युद्ध एवं कूटनीति, यानी वॉर एंड डिप्लोमेसी। तो जब भी परिवर्तन की बात होती है थी तो इतिहासकारों की निगाह डायनेस्टी पर जाती थी, किंग पर जाता था, और परिवर्तन के कारक की बात होती थी तो इंडिविजुअल व्यक्तित्व पर जाता था कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य आए इसलिए यह परिवर्तन हुआ, समुद्रगुप्त महान ने यह परिवर्तन लाए, स्कंद गुप्त ने हुनों के आक्रमण को रोक दिया, लेकिन बाद के शासकों की कमजोरियों ने हुन आक्रमण को सफल बनाया। तो मतलब हमारी निगाह वहीं होती थी
तो इसका मतलब है कुल मिलाकर कि हमारे हिस्ट्री में केवल 10% लोगों का अध्ययन होता था और 90% लोग इतिहास की परिधि से बाहर, इतिहास के अध्ययन की परिधि से बाहर थे। ओके, अब देखिए मार्क्सवादी विद्वान आए तो मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। पहली बात देखिए, एक कंफ्यूजन आपको होगा क्योंकि अब जो हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हैं तो उन्हें प्राय चूंकि अब मार्क्सवादी इतिहास लेखन अवसान पर है, दैट इज इन द फेज ऑफ डिक्लाइनिंग, क्योंकि नए नए स्कूल सब आ गए और मार्क्सवादी इतिहास लेखन की अपनी मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी इज हैविंग इट्स ओन लिमिटेशंस। सो इन कोर्स ऑफ टाइम every current is supposed to be fade away, so that happened in case of Marxist historiography as well। ये बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हमें बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। आज मैं किसी अगर बच्चे से पूछता हूं कि भाई एक मार्क्सवादी इतिहास लेखक क्या है, तो वो कहेंगे कि अरे ये तो नक्सल हैं या फिर विदेशी विचारों को लेकर आए, ये विदेशियों का प्रभाव है इस पर। अब मेरे स्टूडेंट्स, आपका चाहे जो भी विषय हो, आज चाहे वो समाज शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, आपका इतिहास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हो, आप बताएं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल करेंट से अप्रभावित है। यही तो रोना है कि उपनिवेशवाद चला गया, नव उपनिवेशवाद है, और नव उपनिवेशवाद की सबसे गहरा प्रभाव आपको बौद्धिक स्तर पर देखने को मिलेगा। इसके लिए केवल आप इन्हें ब्लेम मत करिए, आपको देखना है कि आपके जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं जितने शब्द बहुत अपने आप में दैट इज नॉट द राइट वर्ड, मोस्ट ऑफ द यू कैन से द सो कॉल्ड स्कॉलर्स वेस्टर्न राइटिंग के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में लिखते हैं। जो उसके अगेंस्ट में भी लिखते हैं वो भी इन्फ्लुएंस्ड है, जो उनके फेवर में लिखते हैं वो भी इन्फ्लुएंस्ड है। तो पहली बात तो मैं बता दूं। दूसरी बात कि इन्हें केवल मार्क्सवादी नहीं कहा जाता है, they were not simply known as Marxist, they are characterized as Marxist nationalist। मार्क्सिस्ट नेशनलिस्ट का मतलब है कि मार्क्सवादी राष्ट्रवादी। क्यों? तो आप जिस तरह देखते हो कि लाल और लाली में अंतर है, जिस प्रकार लाल और लाली में अंतर है उसी प्रकार मार्क्स और मार्क्सवादी में अंतर है। अब मार्क्स और मार्क्सवादी में क्या अंतर है तो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने शायद अगर पढ़ा होगा पहले, तो एक शब्द, चाहे आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, मैं नहीं कह रहा, आपका समाजशास्त्री सब्जेक्ट हो, आपका मानव शास्त्री सब्जेक्ट हो, आपका एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, व्हाटएवर में भी, लेकिन एक चीज आप लोगों को जानना होगा, जान रहे होगे या जानने की कोशिश कर रहे होगे, वह है मार्क्स का एक है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको कहते हैं एशियाई उत्पादन प्रणाली। ये कार्ल मार्क्स ने दी है, किसके संदर्भ में? एशिया के संदर्भ में, परंतु वो बोल रहा है मुख्यतः भारत के संदर्भ में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कार्ल मार्क्स जो गरीबों और शोषितों का मसीहा बनते हैं, but they are not just towards non-European society, means कि he was not just towards non-European society, मतलब कि वह गैर यूरोपीय समाज के प्रति वैसा न्यायपूर्ण नहीं दिखता। क्यों? तो देखिए, वो मानता है, अब ये तो थोड़ा टेक्निकल चीज है, मैं समझ रहा हूँ टेक्निकल चीज आप नहीं समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे उसकी झलक देना आवश्यक है। उसकी तो खैर एक पूरी की पूरी थियरी है जिसको ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के नाम से जाना जाता है। उसको बोलते हैं ओरिएंटल मतलब प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा, जो कहीं ना कहीं अवधारणा पहले से ही उसका बैकग्राउंड बनने लगा था। जेम्स मिल ने भी इस पर काम किया था, मिल की भी थियरी है और कार्ल मार्क्स उससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ। तो खैर उसका मुख्य भाव क्या है? वो कहता है कि यूरोपीय समाज तो सतत परिवर्तनशील रहा है, मतलब इट वॉज ग्रेजुअली इवॉल्विंग फ्रॉम यू कैन से प्राइमरी कम्युनिज्म टू slavery system to feudalism to capitalism and the final destination is socialism। कि मतलब वो जो पश्चिमी समाज है वो पहले प्रारंभिक समाजवाद से दास व्यवस्था के चरण में आया, दास व्यवस्था से सामंतवाद, सामंतवाद से पूंजीवाद और अब अगला समाजवाद होगा। लेकिन जब बात एशिया और भारत की आई तो ये जस्ट गोइंग टू कीप साइलेंट। जैसे वो, अब देखो,
जैसे 5 स्टार होटल में बैठकर कोई अगर भारतीय किसानों और मजदूरों के बारे में लिखे तो उसमें कितनी अनुभूति की सच्चाई होगी, मतलब कितना वो सच्चा होगा, नहीं सच्चा होगा क्योंकि उसने उस स्ट्रगल को नहीं देखा है। तो कार्ल मार्क्स तो कभी इंडिया का विजिट किया नहीं, यूरोप में बैठकर 1859 में 1857 के रिवोल्ट के बाद, उससे पहले 1853 में भी कुछ आर्टिकल्स उसने न्यूयॉर्क ट्रिब्यून्स में लिखे थे। एक जर्नल था जो अमेरिका से निकलता था, उसमें उसने कुछ आर्टिकल्स 1853 में लिखे थे और कुछ 1859। तो उसने कहा कि भारतीय समाज और एशियाई समाज में वह परिवर्तन के तत्व नहीं है जो पश्चिमी समाज में है, इसलिए अगर भारत में परिवर्तन होगा तो ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही होगा, और ब्रिटिश शासन अनजाने ही लिबरेटर की भूमिका निभाएगा, अनजाने ही। ऑल्दो वो एक्सप्लॉइटर के रूप में आया है, परंतु वह अनजाने ही लिबरेटर की भूमिका निभाएगा। नहीं तो भारत में सदियों से यही प्रथा चलती आ रही है, इसमें परिवर्तन के आंतरिक गुण विद्यमान नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि कार्ल मार्क्स के विचारों को जो सबसे सबल चुनौती मिली वो मार्क्सवादी इतिहासकारों के द्वारा। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की नींव डाली एक महान इतिहासकार डी.डी. कोशाम्बी ने। 1956 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसमें उन्होंने एक तरह से मार्क्सवादी इतिहास लेखन की आधारशिला रखी। हालांकि वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहे, कुछ कम उम्र में उनका डेथ हो गया, हालांकि बेस वक्त वो करके गए थे। उसके बाद आए आर्य शर्मा। आर्य शर्मा ने मार्क्सवादी इतिहास लेखन की बड़ी लंबी सेवा की। आर्य शर्मा की शिष्य परंपरा में ही डी.एन. झा थे, और उसके कोलीग के रूप में और प्लस उनके सहचर के रूप में इन्होंने मार्क्सवादी इतिहास लेखन में अपना योगदान दिया, डी.एन. झा। तो डी.एन. झा का आगमन हुआ और वो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 डेकेड्स तक पटना से आए थे और 3 डेकेड्स तक जुड़े रहे लगभग, और बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा फिर वी.एन.एस. यादव है, अभी केसरी माली है, सब इस परंपरा से जुड़े हुए। एक धारा थी जो बड़ी सबल होकर चली मार्क्सवादी, लेकिन वो मार्क्सवादी राष्ट्रवादी थी क्योंकि मार्क्स के विचार को अस्वीकार करती थी। इन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, भारत में उसी प्रकार से परिवर्तन होता रहा क्योंकि हमेशा नवीन तकनीकी आई, आर्थिक परिवर्तन हुआ, और आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक, सांस्कृतिक और बाकी परिवर्तनों का रास्ता तैयार किया। तो मैं मोटे तौर पर आपको 2 मिनट में बता दूं कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन का बेसिक प्रीमाइस ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है। जैसे मार्क्सवादी इतिहास लेखन अगर विश्लेषण करता है तो उसके विश्लेषण का आधार क्या है। जैसे देखो, ये बताता है उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, means of production. I'm just using both the terms, means of production, और इसी उत्पादन के साधन का मोटे तौर पर आप लगाए आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक। इसको वो बोलता है कि यह मूल ढांचा यही है। तो उसका बेसिक थियरी एक्चुअली देखो, कार्ल मार्क्स ने जो पहले थियरी दी थी और मार्क्सवादी इतिहास लेखन आया, यहाँ मेरे पास उतना स्पेस नहीं कि मैं तुमको समझा पाऊँ, लेकिन भारत तो छोड़िए, यूरोप में भी कार्ल मार्क्स के विचार को वहाँ के मार्क्सिस्ट स्टूडेंट, चाहे वो मार्क ब्लॉक हो या पॉल स्वीजी हो या मॉरिस डॉव हो, इन टोटो नहीं फॉलो करते, क्योंकि कार्ल मार्क्स के विचारों में परिवर्तन पहले ही ला दिया था, और वह था मार्क्सवादी इतिहास लेखन का पैराडाइम बदलने में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मार्क्सवादी विद्वान हुआ करता था। उसको नव मार्क्सवाद का जनक भी कहा जाता है। वो है एंटोनियो ग्राम्सी, जो इटली में हुआ था, मुसोलिनी के फांसीवादी सरकार का निशाना बना था, सबाल्टर्न टर्म का जन्मदाता भी वही था, और उसने अपनी एक अलग थियरी दे के मार्क्स का जो इंटरप्रिटेशन है कार्ल मार्क्स का, उसको उसने पार्शियली मोल्ड कर दिया था। तो वही मार्क्सवादी इतिहास लेखन में एंटोनियो ग्राम्सी वाला विचार अधिक चला। और फिर इन्होंने भारतीय परिस्थितियों में भी, हालांकि थोड़ी तो इनकी कमियां रही कि जाति व्यवस्था वगैरह के संदर्भ में उतनी बढ़िया व्याख्या नहीं दे पाए जितना इनको स्कोप था, लेकिन फिर भी चलिए। तो उत्पादन के साधन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो इनका वर्ग संघर्ष तो लेते हैं, कार्ल मार्क्स से वर्ग संघर्ष तो लेते हैं, क्लास स्ट्रगल या डायलेक्टिसिज्म जिसको कहते हो, द्वंद्वात्मकता, वो तो कार्ल मार्क्स से इन्होंने ली। तो इनका मोटे तौर पर इनका कहना है कि देखो,
जो इतिहास है उसमें होता ऐसे है कि हमेशा दो वर्गों के बीच उत्पादन के साधन पर कब्जा करने के लिए संघर्ष होता रहता है, कि ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्टिंग गोइंग ऑन बिटवीन द टू क्लासेस इन ऑर्डर टू हैव द कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें जो विजेता वर्ग होता है वह उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लेता है। तो विक्टर पार्टी जस्ट कम्स टू होल्ड द कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो विक्टर पार्टी है। तो अगर यह उत्पादन के साधन पर, अगर इस वर्ग का, मान लीजिए वर्ग ए ने उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लिया, तो अब इसकी चिंता यही समाप्त नहीं हो गई, क्योंकि वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। अब एक दूसरा वर्ग इमर्ज करेगा जो इसको फिर हटाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करता है कि यह राजनीतिक, सामाजिक यानी पॉलिटिकल, सामाजिक, सोशल और सांस्कृतिक संरचना में इस प्रकार से परिवर्तन लाता है कि ताकि इस पर हमारा नियंत्रण आगे भी बना रहे। मुख्य चुनौती यहां होती है बच्चों को समझने में, क्योंकि वह जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो वर्ग यहां रहेगा, इनका कहना है वो अपनी सुविधा से इसकी रचना, इसको शेप देगा। उसकी राजनीतिक विचारधारा वह होगी जो इस वर्ग के हित को सूट करेगी, उसकी सामाजिक विचारधारा वह होगी जो इस वर्ग को सूट करेगी, इस वर्ग के इंटरेस्ट को कैटर करेगी, उसकी सांस्कृतिक विचारधारा यह होगी जो इस वर्ग के इंटरेस्ट को कैटर करेगी। उनका मोटे तौर पर यह कहना है। तो अब इनका यह कहना है कि चूंकि यह इसको कैटर करते हैं, इसलिए क्या होता है, लेकिन हाँ, दूसरी बात यह भी कहनी है, यह दूसरी बात है कि जब राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना बन जाती है तो फिर वह भी अपने ढंग से आर्थिक संरचना को प्रभावित करती है। तो इनका यह कहना है कि अगर आपको हिस्ट्री का अध्ययन करना है, परिवर्तन के प्रक्रम को पकड़ना है, तो आप डेट्स को क्यों देख रहे हो, आप तारीखों को क्यों देख रहे हो? तारीखों को अमहत्वपूर्ण बनाने में इनका योगदान है। इन्होंने आर्थिक सामाजिक इतिहास की एक नई श्रृंखला खड़ी कर दी। इन्होंने राजवंश के इतिहास को हाशिए पर ला दिया। इन्होंने युद्ध को, और उसको देखो, इसके लिए इसने नाम दिया, इसको नाम दिया मूल ढांचा। मतलब मूल ढांचा यह है और ऊपरी ढांचा यह है, ये ऊपरी ढांचा है। तो जब दोनों में प्रेमिसी की बात होगी, दैट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज सुपर स्ट्रक्चर, ऊपरी ढांचा। तो दोनों में व्हेनेवर देयर इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रेमिसी बिटवीन द टू, यू हैव टू गिव प्रेमिसी टू द फर्स्ट वन। लेकिन हाँ, यह भी इसको प्रभावित करेगा, दोनों को प्रभावित करता है। यह इसको आकार देता है, फिर यह इस पर प्रभाव डालता है, और इसी क्रम में हम परिवर्तनों की व्याख्या करें। तो यही इनका मोटे तौर पर मार्क्सिस्ट लोगों का अपना इंटरप्रिटेशन है। इससे हुआ ऐसा कि अगर कोई शासक की नीति होती है तो शासक की नीति को तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखो। औरंगजेब का कब जन्म हुआ, कब डेथ हुआ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। औरंगजेब, इनका ये कहना है कि जैसे अकबर हो, औरंगजेब हो, या समुद्रगुप्त हो, या चंद्रगुप्त मौर्य हो, वह जितना अपने युग पर वो छाप छोड़ता है, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर भी बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, लेकिन वह अपने एक युग की उपज होता है। वह जिस युग में पैदा होता है उसका प्रभाव उसके ऊपर होता है। मतलब वो ये कहते हैं कि इसका महत्व हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों में ज्यादा प्रेमिसी की बात होगी तो हम इसे महत्व देंगे। तो मोटे तौर पर यह था मार्क्सवादी इतिहास लेखन, जिसने इतिहास को घटना प्रधान और वर्णन से विश्लेषण परक बना दिया। आज इतिहास इतना इंटरेस्टिंग हुआ, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी खामियां भी हैं, इनकी कमियां भी हैं। इन कमियों के बावजूद भी जिन्होंने इनके पैराडाइम को नहीं भी स्वीकार किया, उन्होंने एक तथ्य को तो स्वीकार कर लिया कि यह विश्लेषण, इनकी जो पद्धति है, इसको इनके बाद के इतिहासकारों ने भी अपनाया है, इसलिए ये इनका सक्सेस है। और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में सामंतवाद का अध्ययन शुरू किया, यानी फीडलिज्म का। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि सामंतवाद यूरोपीय समाज की सच्चाई है। इन्होंने फिर भारतीय समाज में उसका अध्ययन शुरू किया। वैसे मार्क ब्लॉक का थोड़ा सा अपना एक अलग अप्रोच था, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। तो मैं आपको यह बताना चाहूं कि सबसे पहले डी.डी. कोशाम्बी ने इंडियन फीडलिज्म का स्टडी शुरू किया था।
फिर उस पर आर.एस. शर्मा का तब बड़ा ही एक इंसाइक्लोपीडिक बुक था जो आप लोग देखते होंगे, बहुत फेमस बुक है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी या उसको चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वो है इंडियन फ्यूडलिज्म, भारतीय सामंतवाद, जो आर.एस. शर्मा का है। और फिर उसके आगे डी.एन. झा ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वी.एन.एस. यादव का भी है, सारे विद्वानों का अपना अपना उसमें कुछ कुछ योगदान है भारतीय सामंतवाद के अध्ययन में। तो देखो, अब यूरोपीय सामंतवाद से जब आप भारतीय सामंतवाद पर आते हो तो कई चीजों में आप देखते हो कि भारतीय सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद से अलग पड़ जाता है। बहुत सारे मार्क्सवादी ऐसे ही विद्वान हैं जिन्होंने फ्यूडलिज्म को रिजेक्ट किया है, जैसे हरवंश मुखिया ने नहीं माना है भारत में, जैसे इरफान हबीबी सामंतवाद की स्थिति को नहीं मानते हैं, जैसे आप कह सकते हो नाबोरो काराशिमा नहीं मानते हैं, बी.डी. चट्टोपाध्याय भी उसके अगेंस्ट में ही लिखते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि सारे हिस्टोरियंस इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस थेसिस को बहुत सारे हिस्टोरियंस रिजेक्ट भी करते हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी इनका अपना एक इंटरप्रिटेशन है। अब आते हैं इसमें डी.एन. झा महोदय का क्या योगदान है। तो डी.एन. झा इसमें आर्य शर्मा की शिष्य परंपरा से थे और बहुत जगह तो दोनों का, बहुत ही स्थलों पर दोनों का आइडेंटिकल व्यू है। इसमें बड़ा डिस्टिंग्विश करने में परेशानी हो जाती है कि इसमें किसे हम आर्य शर्मा का विचार माने और किसको डी.एन. झा का। जैसे आप देखेंगे, अब भारतीय सामंतवाद के अध्ययन की बात होगी तो उस अध्ययन के क्रम में यह प्रायः बताते हैं कि आर्य शर्मा भी इस बात को बताते हैं और डी.एन. झा भी लगभग इस बात को फॉलो करते हैं कि भाई ये सामंतवाद की अभिव्यक्ति धर्म के क्षेत्र में भी हुई, कला के क्षेत्र में भी हुई। अब देखो, आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि क्या है, मोटे तौर पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे फ्यूडलिज्म एक शब्द आता है सामंतवाद, तो इसके बारे में तो मैं आपको गहरा नहीं समझा पाऊंगा अभी, क्योंकि मेरी अपनी मजबूरी है। लेकिन हाँ, मैं इतना आपको बताना चाहूंगा कि सामंतवाद एक मॉडल की बात होती है, तो नीचे आप उसको समझ ली, यह है किसान या जनसामान्य, 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 और यहां आप देखते हैं यह है राजा, किंग। तो पहले क्या था कि किंग अपनी नौकरशाही के माध्यम से इनसे डायरेक्ट संबंध रखता था। डायरेक्ट संबंध का मतलब है कि वसूली करता था, उनसे राजस्व लेता था, और इनके बीच एक तरीके से नौकरशाही के माध्यम से संपर्क बना हुआ था। लेकिन बीच की अवस्था में क्या हुआ, और राज्य का आकार भी बड़ा होता था, राज्य ज्यादा केंद्रीकृत होता था, उसमें सेंट्रलाइजेशन ज्यादा था। लेकिन बीच की अवस्था में क्या हुआ कि यह बीच में मध्यस्थ और बिचौलिए आ गए। अगर यूरोपीय संदर्भ में आप देखें तो यूरोपीय संदर्भ में लॉर्ड कहे गए। ये लॉर्ड के नीचे आप देखते हैं सबके, मतलब एक तरह से हायरार्की बनी हुई थी, आप उसको मानकर चलें कि लॉर्ड है, या ड्यूक भी लॉर्ड की जगह उसको ड्यूक शब्द यूरोपीय संदर्भ में बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक एक प्रकार की हायरार्की बनी हुई थी, एक प्रकार का ढांचा बना हुआ था ऊपर से नीचे तक, जिसमें ऊपर के सामंत थे, उसके नीचे उसके नीचे, तो और एक प्रकार की मैनर प्रणाली भी थी जिसकी चर्चा यहां हम नहीं करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से जब राजनीतिक विकेंद्रीकरण या विखंडीकरण शुरू हुआ, जब विखंडीकृत संप्रभुता आई, ऊपर और नीचे के सामंतों के बीच संबंध निर्धारित होने लगे और राजा की स्थिति भी एक उच्च प्रकार के सामंतों की तरह हो गई, तो उसी यूरोपीय संदर्भ में सामंतवाद के नाम से जाना जाने लगा। तो इन महानुभावों ने, जिनका मैंने डी.डी. कोशाम्बी, आर्य शर्मा, डी.एन. झा ने कहा कि देखो भाई, इस तरह की चीज भारत में भी थी। तो अब यूरोप में इस तरह की स्थिति आई जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ जर्मन आक्रमण के माध्यम से, तब इस तरह की चीज यूरोप में आई। तो भाई, भारत में इस तरह की चीज कब आई और कैसे आई? तो आर्य शर्मा ने इसमें दो फैक्टर दिया। एक कहा भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स, जो ईसा की आरंभिक शताब्दी में सातवाहन शासकों ने शुरू किया, और देखते देखते फिर दान ग्रहीता जो लैंड ग्रांटीज थे वो पावरफुल हो गए, वो अपनी सेना रखने लगे, अपने किले बनाने लगे, उनकी स्थिति सामंतों की तरह हो गई। तो उस काम को जो पहले डी.डी. कोशाम्बी ने तो खैर इसका अध्ययन किया था, उसको ऊपर से सामंतवाद, नीचे से सामंतवाद का नाम दिया था। मेरे पास तो उतना वक्त है नहीं। आर्य शर्मा ने उसको थोड़ा सा लैंड ग्रांट से जोड़ा और भूमि अनुदान एक कारण बताया, और फिर उन्होंने कहा कि गुप्त काल के अंत में चलकर व्यापार का पतन हुआ, मुद्राओं की कमी पड़ गई, तो अब राजकीय अधिकारियों को भी भूमि अनुदान में तनख्वाह दिया जाने लगा, जिस कारण से सामंतवाद काफी फैल गया। तो चलिए, भारतीय सामंतवाद में दो पहलू पर उन्होंने बल दिया। एक पहलू पर बल दिया भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स, इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड लैंड ग्रांट्स, और दूसरा उन्होंने दिया
व्यापार एवं नगरीकरण का पतन, डिक्लाइन इन ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन, डिक्लाइन इन ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। तो ये दूसरा फैक्टर ये है जो उन्होंने दिया हुआ है। तो अब इसमें मैं यह बताना चाहता हूं कि डी.एन. झा महोदय का क्या योगदान है, क्योंकि डी.एन. झा तो आर.एस. शर्मा के साथ ही वर्क करते रहे, उनकी शिष्य परंपरा से भी जुड़े थे, लेकिन कई मुद्दे पर वो आर.एस. शर्मा से डिफर भी उन्होंने किया है। एक तो रह गई धर्म के क्षेत्र में सामंतवाद के ही व्यक्ति, तो भक्ति मूवमेंट को सामंतवाद से जोड़ा गया, यह काम आर.एस. शर्मा ने भी किया, डी.एन. झा ने भी किया। डी.एन. झा उसमें, आर.एस. शर्मा ने भी इसमें काम किया हुआ। और फिर इसके बाद उन्होंने मंदिरों में जो देखा है, जिसको तुम कहोगे मंदिरों में जो मुख्य देवता के चारों तरफ छोटे छोटे गौड़ देवताओं की उपस्थिति, जो उनकी मूर्ति का अवस्थिति है, उसे भी सामंतवाद से जोड़कर देखा गया कि मुख्य देवता जस राजा की तरह हैं और बाकी छोटे छोटे देवता सामंत की तरह है। तो ये तो खैर आर.एस. शर्मा का भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है और डी.एन. झा का भी। लेकिन मुख्य अंतर यह आया कि आर.एस. शर्मा ने व्यापार और नगरीकरण के पतन पर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि भाई बाह्य व्यापार का पतन हुआ, और उन्होंने गुप्त काल के अंत में बताया, जब आफ्टर एंड द एंड ऑफ गुप्ता पीरियड, उन्होंने यह कहा कि जब पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंटियन साम्राज्य के साथ इंडिया के व्यापार को धक्का लगा, तो फिर मुद्राओं की कमी पड़ गई, भूमि अनुदान में तनख्वाह देना बढ़ा, और इसी के साथ फ्यूडलिज्म स्टार्टेड, और फ्यूडलिज्म एक्सपेंडेड फर्दर। तो उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया। तो इस पर उनके कुछ क्रिटिक्स ने खोज निकाला। उन्होंने कहा, उनके क्रिटिक्स चले गए यूरोपियन लिटरेचर का अध्ययन की तरफ। तो यूरोप में एक एक्चुअली पूरा एक ट्रांजिशन डिबेट है। हम लोग ग्रेजुएशन में उसको पढ़ते थे, उसमें कई व्यू आते हैं। एक आते हैं मार्केट सेंट्रिक व्यू, एक आते हैं इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन थियरी, और एक आता है डेमोग्राफिक थियरी। तो खैर उसमें मैं आपको नहीं फंसाना चाहूँगा, मैं सिर्फ यह बताना चाहूँगा कि इससे पहले 1927 और 35 के करीब में, मतलब 1930 आप मान लें, एक विद्वान यूरोप में हुआ करते थे, हेनरी पिरेन। तो संयोग से उन्होंने थियरी यह दे दी थी कि जब अरबों का आक्रमण यूरोप पर हुआ था और जब व्यापार में व्यवधान आया था 8th सेंचुरी में, तो उसी के साथ वहां फ्यूडलिज्म का उद्भव हुआ था। यहाँ आर.एस. शर्मा ने दिया कि बिजेंटियन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार में गिरावट आई, और इस कारण इसमें यहाँ फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का उद्भव हुआ, और आगे चलकर वी.एन.एस. यादव ने उसमें हुड़ आक्रमण जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि इस पर कुछ क्रिटिक्स आर.एस. शर्मा को कहने लगे इंडियन पीरेन, मतलब अरे ये तो इन्होंने तो हेनरी पिरेन से चुराया है। हालांकि आर.एस. शर्मा काफी तिलमिलाए इस बात से, और 1989 में उन्होंने, मतलब ये आंद्रे विंक ने उन्हें कहा था इंडियन पीरेन। तो उन्होंने 1989 में एक जवाब जो लिखा था कि भारतीय सामंतवाद कितना सामंत, एक आर्टिकल लिखा कि हाउ फ्यूडल इज इंडियन फ्यूडलिज्म। तो खैर, अब इसमें आश्चर्य की बात यह है कि स्वयं डी.एन. झा भी आर.एस. शर्मा से यहाँ डिफर कर गए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये एकेडमिक्स में होता है, जो पुत्र है वो पिता से डिफर करता है, इसको अच्छा माना जाता है। और शिष्य क्या है, मतलब यही मैं कहता हूं कि कई बार जब आप हमसे डिफर करते हो तो मुझे खुशी होती है, मुझे हंसी आती है, कोई नहीं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की नेचर ही डिफर करने वाली है। मैं देखो ना, आगे मैं सुनील कुमार में आपको बताऊंगा कि स्वयं उनके पूज्य पिताजी मोहम्मद हबीब ने क्या लिखा था टेक्नोलॉजी के बारे में, और इरफान हबीब ने उसमें क्या परिवर्तन ला दिया था। मैं थोड़ी सी उसकी चर्चा करूंगा। तो ये आप जो देख रहे हो, उसमें सिर्फ डी.एन. झा का कहना यह था कि देखिए, वो आर.एस. शर्मा को उन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि ये जो भूमि अनुदान है वो भूमि अनुदान के बारे में है कि भाई ये भूमि अनुदान क्या। तो उसको आर.एस. शर्मा ने स्वयं कहा था कि भूमि अनुदान राजा ने स्वेच्छा से नहीं किया था, वो क्लास स्ट्रगल के कारण किया था, मतलब एक तरह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, अगर आप आर.एस. शर्मा की पुस्तक पढ़ते होंगे तो एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, वो शब्द है कलयुग। तो बताते हैं कि कलयुग उसे कहा गया कि जब वैश्यों ने कर देने से इनकार कर दिया और शूद्रों ने सेवा करने से। तो जो उच्च जाति के लोग हैं, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है, उनके लिए संकट की स्थिति आ गई, और राजा भी संकट में पड़ गया, क्योंकि पहले तो वह राजस्व आसानी से वसूल करता था, अब राजस्व वसूल करने में उसे परेशानी होने लगी। तो उसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान ही देना शुरू किया कि आप अपना वसूल करिए और रखिए, कम से कम ये अब पेन हमें मत दीजिए कि हम आपके लिए कलेक्शन करें और तब आपको शेयर दें।
तो यह बात उन्होंने कहा कि देखो ये तो कलयुग क्लास कॉन्फ्लिक्ट के कारण है, और व्यापार और वाणिज्य का जो उन्होंने एक बात कही थी कि जब पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार को धक्का लगा था 6ठी सदी के मध्य में, तो सामंतवाद प्रकट होने लगा, और जब फिर 10वीं सदी में पश्चिम एशिया में एक बृहद अरब साम्राज्य कायम हुआ, और फिर स्थिरता आई, शांति और अस्थायित्व आया, और फिर एक बार इंडियन प्रोडक्ट्स की पश्चिम एशिया में मांग शुरू हुई, तो जो पश्चिमी व्यापार, जो विदेश व्यापार है वो पुनर्जीवित हुआ, तो फिर सामंतवाद का पतन हो गया। तो डीएन झा ने स्वयं आर्य शर्मा को इंगित करते हुए कहा कि आप विदेश व्यापार पर ज्यादा बल दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने यह सिद्ध नहीं कर रहे जो कार्ल मार्क्स ने कहा था एशियाई उत्पादन प्रणाली में कि भारतीय समाज में परिवर्तन के आंतरिक गुण नहीं है, हमेशा बाह्य तत्वों के कारण परिवर्तित होते हैं। तो बाहर में अगर कोई साम्राज्य बना, कोई टूटा, रोमन साम्राज्य विघटित हुआ, पूर्वी रोमन साम्राज्य का ह्रास हुआ, तब हमारे यहाँ आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हो गया, तो तब तो हम हमेशा बाह्य तत्व पर निर्भर हैं। तो आप इसके बजाय इस पर बल दीजिए। भूमि अनुदान का मतलब है सामाजिक संकट। ये सामंतवाद सामाजिक संकट के कारण शुरू हुआ, ये मुख्य कारक है। आप विदेश व्यापार वाले कारक को छोड़ दीजिए, मतलब सर कम कर दीजिए, उसके महत्व को, इसको महत्व दीजिए। और अगर मोटे तौर पर देखोगे तो अगर आर्य शर्मा ने हेनरी पिरेन का रास्ता अपनाया, तो मुझे डीएन झा का विचार मॉरिस डॉब के विचार से ज्यादा करीब लगता है, जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन थियरी है। उन्होंने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन पर ज्यादा बल दिया, और यह हेनरी पिरेन वाला जो पॉइंट है उसको उन्होंने दरकिनार करके आर्य शर्मा से वो किनारा हो गए। तो मैं यह कहना चाहता आपसे कि ऐसा नहीं है कि डीएन झा ने इन टोटो आर्य शर्मा को फॉलो किया, और उनके कुछ ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन भी सामंतवाद में हैं, जो अपने आप में बड़ी अहम चीज है। हालांकि मैंने जो आपको कष्ट दिया मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि I know very well you people are actually without the proper and systematic knowledge of feudalism, it is very difficult to be clear about all these things. But still, थोड़ा सा आप केवल यह झलक पा जाए कि डीएन झा महोदय का क्या कंट्रीब्यूशन है। ओके, अब तो ये हो गया उनका स्टेटस, कितना बड़ा स्टेटस है, इंटेलेक्चुअल स्टेटस। अब दूसरा है जो मैंने आपको बताया था कि दूसरा फैक्टर आता है स्टेटस के अलावा, जो दूसरा फैक्टर आता है वो है उनका कंट्रीब्यूशन, यानी योगदान, बौद्धिक योगदान। कितना इतिहास में उनका बौद्धिक योगदान है, उस पर नजर डालते हैं। अब देखिए इनका बौद्धिक योगदान इतिहास में कितना है। एक्टिविज्म एंड कंट्रीब्यूशन एंड देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अब इतनी सारी पुस्तकें और इतनी सारी रचनाएं इन्होंने प्रकाशित की, मैं सारी रचनाएं तो यहाँ नहीं लिख पाया। अर्ली इंडिया आज भी मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूँ इस बुक को। रोमिला थापर ने भी अर्ली इंडिया लिखी है, लेकिन उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्टैंडर्ड है परंतु कॉम्प्लेक्स है। और इनका डीएन झा का सुगम है, मैं बहुत सारे बच्चों को रेकमेंड करता हूँ। आपको हिंदी में भी इसका अनुवाद उपलब्ध है, पूर्वकालीन भारत करके होगा, अ कंसाइज हिस्ट्री अर्ली इंडिया, तो ये भी मैं रेकमेंड करता हूँ। एंशिएंट इंडिया हिस्टोरिकल आउटलाइन, यह पहले चला था, वो बाद का है उसकी। और अब देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है उनका, द मिथ ऑफ होली काउ। इसकी चर्चा अभी नहीं करना चाहेंगे, स्टूडेंट को रेकमेंड भी नहीं करना चाहेंगे। इकोनॉमी सोसाइटी इन अर्ली इंडिया, डीएन झा, ये भी पुराना पड़ गया, मैं उसको द कॉम्प्लेक्स हेरिटेज ऑफ अर्ली इंडिया, और माइंड ओवर मैटर। अब एक फ्यूडल ऑर्डर करके भी उन्होंने पुस्तक लिखी थी जो इसी श्रृंखला में, ये उनकी बड़ी आरंभिक पुस्तक में थी, रेवेन्यू सिस्टम इन पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता टाइम्स। ये भी इनकी बहुत आरंभिक, लगभग इनकी सारी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद हो चुका है। ये पुस्तक मैंने सारी पुस्तकें पढ़ी है, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, ये 2019 में इन्होंने लिखी है। अभी तक ये एक्टिव रहे, आप समझ लीजिए, रिटायर कर चुके हैं, बहुत बेड रिडन हो गए थे। अभी मुझे जहाँ तक ध्यान है जनवरी में भी इन्होंने एक वेबिनार किया था, मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोल पाए थे परंतु उपस्थित वहाँ रहे थे। आप कर सकते हैं व्हील चेयर पर ही बैठकर उन्होंने किसी तरीके से, क्योंकि काफ़ी 81 ईयर्स का एज था और सबसे बढ़कर
कई तरह के डिजीजेस थे, फिर भी इन्होंने अपने उस दायित्व को निभाया था। तो अगेंस्ट द ग्रेन ये बुक मुझे मैंने पढ़ी नहीं है अभी, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा अवश्य, क्योंकि यह भी एक प्रकार की श्रद्धांजलि होगी। हालांकि देखो, इन लोगों को जितना एकेडमिक फ्रीडम होता है, चाहे काउ स्लॉटर के मामले में हो या इन्होंने ही लिखा है तो इसमें राइटिस्ट नेशनलिज्म के अगेंस्ट में लिखा है, उतनी एकेडमिक फ्रीडम मुझे नहीं होती है, हमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर कराते, तो यहाँ पर हमें उतना रेडिकल होने की अनुमति नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कि इनके सारे विचारों को लेते हैं, इनके बहुत सारे विचार तो पुराने पड़ गए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के भी, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन को हम कैसे भुला सकते हैं? इनके आगे अभी इतिहास लेखन इनके आगे बढ़ गया है। इनके बी.डी. चट्टोपाध्याय, हरमन कुल के जैसे हिस्टोरियंस हैं। अभी आप देखेंगे, अभी रिसेंट में उपिंदर सिंह वगैरह का लाइन भी इनसे अलग है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं, डी.के. चक्रवर्ती का लाइन इनसे अलग है, और डी.के. चक्रवर्ती अभी बहुत चहेते हिस्टोरियन में हैं। फिर आपके एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो अभी वो अशोका यूनिवर्सिटी चली गई हैं, आई एम फॉरगेटिंग नेम, नयन ज्योति लाहिड़ी। वो भी बेसिकली इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू में वो डिफर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम टोटल, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन वो कैसे भुलाया जा सकता है? इन्होंने जो विश्लेषण परक इतिहास को बनाया है, वो उसके हम लोग ऋणी हैं अभी तक। और अब हम इसको बाद में लाते हैं। तो ये हुआ इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस, इतने एक्टिव रहे लास्ट तक। और जो तीसरा वाला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पॉइंट। जो तीसरा मैंने कहा सामाजिक दायित्व, वो मैंने एक कविता भी आपको कही कि उद्रम भरी बन अनाथ बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। कई बार ऐसा लगता है कि हमें बोलना चाहिए, लेकिन हम बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलने में रिस्क होता है। और मुझे आश्चर्य है कि जब भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती है तो हिस्टोरियन सबसे पहले सामने आते हैं। सारे ह्यूमैनिटीज में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो या सोशियोलॉजिस्ट हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, जबकि अगर आप हिस्ट्री को बदलोगे तो बाकी विषय भी बदल जाएंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट लाइन में आते हैं हिस्टोरियंस। तो डी.एन. झा वैसे में थे, चाहे वो अयोध्या का मसला हो या फिर काउ स्लॉटर का मसला हो, हर मसले पर इन्होंने खुलकर कहा, जबकि इन पर लाइफ थ्रेट था। तो वह देखकर कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है जो उन्होंने निभाई है। तो इसलिए 3 मुद्दों पर, एक इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द और इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म, एंड थर्ड वन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सामाजिक दायित्व। ये तीनों पैरामीटर्स पर ये सीधा क्वालिफाई करते हैं। और ये महान इतिहासकार को हम लोग एक बार जरूर इनकी रचनाओं को याद करें। अब चलिए मैं दूसरे महान इतिहासकार से परिचय कराता हूँ। डी.एन. झा महोदय का 4 फरवरी को डेथ हुआ था, और उससे कुछ दिन पहले 18 जनवरी को, 18 जन को इनका अकस्मात डेथ हुआ, जबकि कोई उनके डेथ के लिए तैयार नहीं था, जो है सुनील कुमार। तो जरा मैं इनसे आपको अवगत कराता हूँ। देखिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, और इनकी एक ही बुक मैं आपको परिचय करा सकूंगा, और यह बुक मैंने नीचे लिस्ट में भी रखा है। और मैं चूंकि डी.एन. झा सर का बहुत सारे बुक्स थे, तो इतने सारे को मुझे दिखाना, डिस्प्ले करना संभव नहीं हुआ। इनकी एक ही बुक है दिल्ली सल्तनत, सुनील कुमार का। और यह भी आपको आश्चर्य होगा कि इतना छोटा सा थीम इन्होंने चुना हुआ है कि दिल्ली सल्तनत 1192 to 1286, मतलब ये मोटे तौर पर 13 सेंचुरी की हिस्ट्री को ही केवल ले रहे हैं, उसे ज्यादा नहीं, केवल 13 सेंचुरी की हिस्ट्री को ले रहे हैं। लेकिन मुझे ध्यान है कि हिंदी साहित्य में एक कहानीकार हुआ करते थे, शायद आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने एक ही रचना लिखी थी, कहानी उसने कहा था, और सिर्फ यह रचना लिखकर वो बन गए थे महान साहित्यकार। तो आखिर यह एक रचना, ऐसा नहीं कि इनकी एक ही रचना है, इनके आर्टिकल्स तो नियमित आते रहे, बल्कि इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल रिव्यू में एडिटोरियल बोर्ड में भी रहे। बाद में जब धर्मा कुमार बीमार पड़े थे तो इन्होंने ही संभाला, और इनकी बहुत सारी रचना है। लेकिन मैं इस बुक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। क्यों प्रभावित हुआ? इसके कुछ एक पहलू है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे देखिए, पहले आप मिडिवल हिस्टोग्राफी में आएंगे, जब मध्यकालीन इतिहास लेखन में, तो उसको आप 2 पार्ट में नॉर्मली बांट सकते हैं। एक है सल्तनत का, एक तो पूर्व मध्यकालीन है, उसको तो आप अलग कर दीजिए। फिर आता है सल्तनत काल और मुगल काल। तो
तो नॉर्मली क्या है कि मुगल काल बड़ा बड़ा बहुत ही फ्लोरिशिंग, और क्या कर सकते हो आप, बहुत ही वो जो मुगल काल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, वो काफ़ी उसमें स्कोप लगते हैं। तो अधिकांश हिस्टोरियंस मुगल काल की तरफ दौड़ जाते हैं। सल्तनत काल में अपेक्षाकृत आपको मुगल पीरियड से कम रिसर्च दिखेगा, और सल्तनत पीरियड में उसकी तुलना में, हालांकि ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी यानी अलीगढ़ इतिहासकारों से इतर बात करें तो पीटर जैक्सन है, पीटर हार्डी हैं, या बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने काम किया है। और लेकिन इसमें विशेष रूप से सुनील कुमार का एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जो हिस्टोरियंस हैं तो उसमें पहले आप सल्तनत काल में हिस्टोरियंस के ग्रुप को 3 पार्ट में बांट दीजिए। पहले पार्ट में थे जो तथाकथित राष्ट्रवादी विद्वान और कुछ सांप्रदायिक रुझान वाले विद्वान। तो इन विद्वान की पूरी कहानी हिंदू मुस्लिम राजवंशों की टकराहट से शुरू होती है और टकराहट से समाप्त हो जाती थी। मतलब वो दे आर टॉकिंग सिंपली इन टर्म्स ऑफ डायनेस्टिक एंड मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स, वो उसी की बात करते थे, उससे बाहर वो जा नहीं पाते थे, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री की तरफ वो जा नहीं पाते थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री में या प्राचीन भारत के इतिहास में जब पहले डीडी कोशाम्बी ने मार्क्सवादी इतिहास लेखन की नींव डाली थी, उसी प्रकार मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोहम्मद हबीब, जो प्रोफेसर इरफान हबीब के पूज्य पिताजी थे और अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी के फाउंडर मेंबर में भी आप उन्हें ले सकते हैं, और अलीगढ़ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे वो। तो 1952 में उन्होंने महमूद ऑफ गजनी लिखा था, तो उसी के साथ उन्होंने मार्क्सवादी इतिहास लेखन आरंभ किया था। तो उनका जो मोटे तौर पर था, तो मार्क्सवादी इतिहास लेखकों का जो होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, अधिकतर क्या होता है कि एक तो हिस्टोरियंस मुगल हिस्ट्री की तरफ भागते, जो सल्तनत काल पर काम भी करते वो सल्तनत काल पर उनका मुख्य 14वीं सेंचुरी 14वीं सदी ऑनवर्ड्स को ज़्यादा जाते, क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा फ्लोरिशिंग एरिया मिलता, वहाँ पर ज़्यादा उनको ग्रीन पास्चर मिलता, जो से हरा भरा घास, और इधर बहुत सूखा जैसा दिखता है। 13वीं सेंचुरी में अब गोरी के बाद फिर इल्तुतमिश बलबन तक करते हुए आप समाप्ति हो जाता है। तो बलबन की एरा तक कुछ ऐसा क्रेज दिखता नहीं, बीच में रजिया है, रजिया सुल्तान, वो भी एक छोटे से पीरियड के लिए है, और कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत बलबन में आपको देखेंगे, बच्चों का इंटरेस्ट होगा, इल्तुतमिश और बलबन, यही 2 मुख्य रूप से दिखते हैं। मोहम्मद गोरी तो अधिकतर भारत से बाहर ही रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत ही शॉर्ट टेन्योर रहा था, तो बहुत सारे बच्चे उसको बहुत ध्यान नहीं देते और टीचर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। हमें याद है कि जब रजिया सुल्तान पर जब मूवी बना रहा था, बन रही थी एक, तो उसमें गुलजार को जाना पड़ा था फॉरेन लाइब्रेरीज रजिया के बारे में कुछ तथ्य इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि रजिया पर बहुत कम रिसर्च वर्क इंडिया में हुआ था। लेकिन आपको सबसे सुखद आश्चर्य होगा कि सुनील कुमार ने 13वीं सेंचुरी की हिस्ट्री का थीम चुना है। 1192 से शुरू होकर वो 1286 तक जाकर समाप्त हो जाता है। और उधर मोहम्मद हबीब ने जो काम किया, तो उन्होंने 14वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी वगैरह पर उनका विशेष बल था, तो उन्होंने 2 शब्द उन्होंने कहा, नगरीय क्रांति और ग्रामीण क्रांति। अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधार की तुलना उन्होंने माओ सेतुंग के द्वारा चीन में जो भूमि सुधार किया गया था उससे उन्होंने तुलना कर दी। अब प्रोफेसर इरफान हबीब, जब मैंने सुनील कुमार को नहीं पढ़ा था, उसको बाद में मैंने पढ़ा, तो मैं प्रोफेसर इरफान हबीब से बहुत प्रभावित था कि प्रोफेसर इरफान हबीब प्रोफेसर बने और सबसे पहला काम किया कि अपने पिता के विचार का खंडन करके उन्होंने मोहम्मद हबीब के ग्रामीण क्रांति के साथ नगरीय क्रांति की विचारधारा का भी निर्ममतापूर्वक खंडन कर दिया। जबकि एकेडमिक्स में कोई बड़ी बात नहीं, मोहम्मद हबीब भी खुशी हो रहे होंगे अपनी पुत्र की प्रतिभा देखकर। लेकिन सुनील कुमार ने इस सत्य उद्घाटित किया कि प्रोफेसर इरफान हबीब भी उसी वर्ल्ड व्यू के अंतर्गत काम कर रहे हैं जिसमें मोहम्मद हबीब, अगर आप गहराई से छानबीन करेंगे तो आपको मोहम्मद हबीब के विचार और प्रोफेसर इरफान हबीब के विचारों में निरंतरता दिखेगी, उनमें परिवर्तन कम दिखेगा। तो जब मैंने इस पर्सपेक्टिव से जब दोबारा पढ़ा फिर उसे, और इधर जब मैंने सुनील कुमार को पढ़ा, तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। दूसरी बात है कि सुनील कुमार ने एक चीज़ दिखाई कि देखिए, पहले आप जब सल्तनत पीरियड का अध्ययन करते हो तो आपका ध्यान केवल राजनीतिक इतिहास पर होता है या ब्यूरोक्रेसी, राजनीति का मतलब राजा पर नहीं, आप नौकरशाही की बात करते हो या राजस्व व्यवस्था पर पढ़ते हो या फिर ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही पर पढ़ते हो
या फिर तो परिवर्तन को आप आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देखते हो तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं एक नौकरशाही पर होता है, अजलाफ पर होता है, अशराफ पर होता है। लेकिन आप बेसिकली उस समय सत्ता के कई केंद्र थे। एक तरफ किंग था, सुल्तान था और उसकी नौकरशाही थी, उसके नोबुस थे। दूसरी तरफ एक अर्बन पॉपुलेशन भी था जो भी एलिट्स था, लेकिन सुल्तान से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं था। और तीसरी तरफ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे जो मंगोल आक्रमण के कारण बड़ी भीड़ लगाकर भारत की तरफ वो पलायन कर रहे थे, हिंदुस्तान की तरफ। तो उन्होंने एक अलग अपना एक सांस्कृतिक जगत का सृजन कर रखा था। तो अगर सल्तनत टिका हुआ था तो केवल सुल्तानों के तलवार की धार पर नहीं टिका हुआ था, उन बुद्धिजीवियों के विचारों की धार पर टिका हुआ था। और जो अर्बन मिडिल क्लास है, वो अर्बन उस वजह से मिडिल क्लास नहीं, सॉरी, जो नगरीय जनसंख्या है, वो नगरीय जनसंख्या की गतिविधियों के कारण भी वो टिका हुआ था। तो यहाँ पर सत्ता के 3 केंद्र हैं। एक है सुल्तान और उसकी नौकरशाही और प्लस अमीर, और इधर दूसरा है एक अर्बन एलिट जो नगरीय कुलीन वर्ग है, और तीसरा है जो एक सांस्कृतिक समूह है। तो मैं वास्तव में जब उसे देखा, और सबसे बढ़कर इन्होंने सोर्सेस को, सल्तनत के सोर्सेस को दोबारा रीरीड किया। क्योंकि अधिकतर देखो, एक तो माना जाता है जो जिसको आप कहोगे दरबारी इतिहास लेखन या पर्शियन राइटिंग, दूसरा माना जाता है उस समय जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है, और तीसरा क्वाइंस। इन 3 आधार पर सल्तनत का अध्ययन होता है। इन्होंने पर्शियन हिस्टोग्राफी को फिर उसको रीरीड किया दोबारा और उसको क्लासिफाई किया। जैसे जो दरबारी इतिहास लेखक हैं उनको आप कहते हो तवारीख बोलते हो, उनका जो रचना है उसको तारीख या तवारीख बोलते हो, नॉर्मली यही टर्म आता है। उसके बाद एक रचना है मनकीब, इन्होंने दूसरा क्लासिफाई करके दिखाया मनकीब। मनकीब क्या है कि वो एक तरह से डिडेक्टिव लिटरेचर है, डिडेक्टिव कहते हैं शिक्षाप्रद साहित्य को। और तीसरा कैटेगरी में उन्होंने चर्चा की है आदाब को। आदाब भी एक तरह का इंस्ट्रक्टिव है, वो भी एक शिक्षाप्रद प्रकार की रचना है। और चौथा उन्होंने कहा मलफूजात, मलफूजात कहते हैं सूफी साहित्य को। तो 4 भाग में इन्होंने कैटेगराइज करके दिखाया, और दिल्ली सल्तनत के अध्ययन में एक वैकल्पिक दृष्टिकोण को इन्होंने डेवलप किया। अगर ये जीवित रहते तो अभी कुछ और भी काम करने वाले थे, जैसे तुगलकाबाद पर इनका रिसर्च चल रहा था। फिर ये दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण जो साइट्स है, जिनको सिटीज, मिडिवल सिटीज कहते हो, उसका स्टडी कर रहे थे और प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वह एक लॉस है हमारे लिए, इंटेलेक्चुअल लॉस इनके गुजर जाने से। लेकिन हम मानकर चलते हैं कि इनके शिष्य परंपरा के जो स्कॉलर्स होंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये है ये 2 महान इतिहासकार जिसको हम याद करें। सिर्फ एक आंसू बहा के याद करना पर्याप्त नहीं होगा, इनके रुतबा को याद करें, इनके बौद्धिक रुतबे को याद करें, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया उसको याद करें, और यह इनकी शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। और यह भी हम एक इनकी जो शिष्य परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि इनकी जो लेगेसी है उस लेगेसी को आगे बढ़ाते रहें। तो ठीक है, आज इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। और इन दोनों महानुभावों को हम लोगों ने याद किया, लेकिन इनकी जो बौद्धिक विरासत है उसको हम लोग आगे तक याद रखें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।